हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें थोड़ी हम चीज़ें आपको अपडेट करेंगे। यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेवका का जो हमारा एग्ज़ाम होना है उसमें मैंने अपना अपना पूरा सिलेबस ऑलरेडी फिनिश कर चुका हूँ, ख़त्म कर चुका हूँ। लगभग 60 क्लासेस 60 लेक्चर लिया हूँ, उसमें सारा सिलेबस को हमने कवर अप कर चुका हूँ। और साथ ही साथ अब हमारी MCQ टाइप क्वेश्चन की सीरीज भी चल रही है चैप्टर वाइज। यानी कि जैसे आपके एग्जाम में आपका सिलेबस में चैप्टर दिया है, पहला हमारा मुख्य सेवका जिम्मेदारी, तो जो मुख्य सेवका जिम्मेदारी जो हमारी MCQ टाइप क्वेश्चन बनते हैं हमने करवाना स्टार्ट कर दिया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, हम 100 क्वेश्चन की सीरीज भी करवा रहे हैं आपके यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आपको कहीं भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होना है। और हम जो अब वीडियो डालेंगे वो हमारे एक्स्ट्रा चीज़ें रहेंगी। जैसे आपको कोई कभी हम डाल देंगे योजना, कभी डाल देंगे अपने चैनल पे, कभी कुछ डाल देंगे वीडियो। तो वीडियो हमारी 10 या 12 मिनट की रहेगी, लेकिन हो सकता है आपके एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन उस वीडियो से बन जाएँ। ठीक है, तो आपको पढ़ना है, तो उसी अंतर्गत हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सारी क्लासें मुख्य सेवका की मिल जाएंगी। MCQ टाइप क्वेश्चन की, थ्योरी क्लास की, मेरे खुद के बने हुए नोट्सों से मैंने पढ़ाया है वो भी मिल जाएगा। तो कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। आज जो हमारा वीडियो रहने वाला है ये थोड़ी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छी साबित हो सकती हैं। देखेंगे इस वीडियो में क्या है। देखिए क्या है, एक बार एग्ज़ाम में पूछा गया था कि 1 किलो कैलोरी जो हमारी होती है उसकी परिभाषा क्या होती है। हमने MCQ टाइप क्वेश्चन जब करवा रहे थे वहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आया था कि 1 किलो कैलोरी जो होती है वो हमारी क्या है, मतलब कैसे उसे परिभाषित करेंगे। तो देखेंगे क्या है। ऊर्जा की इकाई, आहार का ऊर्जा मान किलो कैलोरी के रूप में दर्शाया जाता है। 1 किलोग्राम पानी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए वांछित ऊष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी माना जाता है। बहुत अच्छे से लिख लीजिए यहाँ से कि 1 किलोग्राम पानी का तापमान, यानी कि 1 किलोग्राम आपने पानी लिया, उसको 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने के लिए, यानी कि मान लीजिए आपने पानी लिया 1 किलोग्राम, उसका ताप था 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आपने उसको गर्म किया, आपने उसको ऊष्मा दी, आपने उसको ऊर्जा दी, तो और उसका ताप 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 26 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 25 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर हमको 26 डिग्री सेल्सियस करने में जो भी हमारी ऊष्मा लगी वही हमारी 1 किलो कैलोरी होती है। कितनी होती है? 1 किलो कैलोरी होती है। आप अपने मन में फिर रिवाइज करिए कि 1 किलोग्राम पानी को 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने में जितनी भी हमारी ऊष्मा लगती है वो हमारी 1 किलो कैलोरी माना जाता है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल दिया कि आप 1 किलो पानी ले लीजिए। ठीक है, और उस पानी का टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है, आपने उसको गर्म करना स्टार्ट किया और उस पानी का टेम्परेचर यानी ताप 25 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर हमारा 26 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। और उस 1 डिग्री सेल्सियस को बढ़ाने में हमारी जितनी ऊष्मा लगती है वही हमारा 1 किलो कैलोरी मान होता है। आप इसको लिख लीजिए, क्योंकि हम जब MCQ टाइप क्वेश्चन करवा रहे थे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे सामने ये निकल कर आ रहा था। ठीक है, अब देखेंगे मीटर प्रणाली में किलो कैलोरी के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय किलो जूल कैलोरी का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे, अब इसको भी ले लीजिए कि 1 कैलोरी जो हमारी होती है वो 4.148 किलो जूल के बराबर होती है। कितनी होती है? 4.148 जूल के बराबर हमारी 1 कैलोरी होती है। अब 100 किलो कैलोरी, तो 100 किलो कैलोरी क्या है? 100 किलो कैलोरी कैसे हम व्यक्ति सॉरी 1000 जो हमारा किलो कैलोरी होता है उसे हम 4.1484 एम जूल से करते हैं। किससे? एम जूल से करते हैं। तो इसको अभी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1 एम जूल बराबर 239 किलो कैलोरी और 1 किलो कैलोरी बराबर 4.1 किलो जूल। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। लेकिन जनरली हमारा जो मेन मोटो था हमारा बताने का वो था हमारा 1 किलो कैलोरी की डिफिनीसन। अब देखेंगे नेक्स्ट क्या है। इसमें हमारा जो हम आप वीडियो बनाएंगे वो हमारे पॉइंट वाइज रहेंगे और जो आपके इंपॉर्टेंस क्या है आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। फाइबर और उनके स्रोत। फाइबर क्या होते हैं? एक होता है हमारा अघुलन फाइबर, एक होते हैं हमारे घुलनशील, यानी कि कुछ जो फाइबर होते हैं हमारे जल में घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। अब देखेंगे हम अघुलनशील फाइबर, जैसे हमारा होगा सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है हमारा ये जल में अघुलनशील होता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? गेहूँ का आटा हो गया, चोकर हो गया, जड़ सब्जियां हो गई, फलियां हो गई, चोकर, साबुत अनाज और जड़ सब्जियां, ये हमारी क्या होती हैं? ये फाइबर होते हैं जो अघुलनशील फाइबर होते हैं। ठीक है, और इनसे क्या क्या है? कब्ज से बचाता है, डायबिटिकुलर बीमारी का खतरा कम करने में काम करता है, यानी कि जो आपके हृदय संबंधी बीमारियां होती हैं उनको कम करने में हमारा कौन सा काम होता है? अघुलनशील फाइबर होते हैं हमारे, ये कम करते हैं। ठीक
ठीक कब से बताता है, यानी कि आपको गैस एसिडिटी प्रॉब्लम कम होगी। अब हम देखेंगे घुलनशील फाइबर क्या होते हैं। एक तो होता है हमारा पेक्टिन, और होता है गोंद। ये हमारे क्या होते हैं, घुलनशील फाइबर होते हैं। जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, गाजर हो गया, स्ट्रॉबेरी, दलिया, जौ, फलिया में ये हमारे घुलनशील यानी पेक्टिन। जिसे मैं आपको बता दूं, जो हमारे मीठे फल होते हैं उसमें आपको घुलनशील फाइबर मिलेगा। आप ट्रिक बना लीजिए, जो हमारे मीठे फल होते हैं जैसे सेब हो गया, अमरूद हो गया, गाजर हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, और जो फलियाँ, ठीक है, जो भी मीठी लगती है आप भिगो के खाइए, मीठी लगती है। ठीक है, तो ये क्या है, जो हमारे मीठे फल होते हैं उसमें पेक्टिन पाया जाता है। ठीक है, पेक्टिन जो हमारे मीठे होते हैं उसमें पेक्टिन पाया जाता है। और जो गोंद होते हैं यानी कि दलिया से हो गई, इसमें पाया जाता है। इससे हमारा सेलूलोज क्या था, सेलूलोज हमारा गेहूँ, आटा, चावल में पाया जाता है। जो हमारे मीठे होते हैं वो हमारे पेक्टिन के बने होते हैं, उसमें घुलनशील फाइबर होता है। अब देखेंगे क्या है, इसका कार्य क्या है, वसा के अवशोषण को कम करने के, वजन प्रबंधन में काम करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमारा घुलनशील फाइबर होता है ये हमारा कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है। रक्त शर्करा के स्तर को स्थिर करता है, हृदय रोग के खतरों को कम करता है, और स्वस्थ आंत बैक्टीरिया को यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मेंटेन करता है। तो इसके काम होते हैं। अब देखेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे होता है। देखो, एक होता है रासायनिक वर्गीकरण, एक होता है हमारा शारीरिक वर्गीकरण। क्या होता है, एक शारीरिक वर्गीकरण होता है। अब देखेंगे गठन इकाइयों के आधार पर, थोड़ा हम जूम इन करेंगे तब समझ में आ जाएगा। तो गठन इकाइयों के आधार पर हमारा मोनो होता है, डाई होता है, और पॉली, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, और इसमें देखो सरल एक मोनोसाइक्राइड होता है, डाइसैकेट, ओलिगोसाइक्राइड, और जटिल जो होता है हमारा वो पॉलीसैक्राइड होता है। ठीक है, ये हमारी डिफिनेशन होती है। अब देखेंगे हम आहार कार्बोहाइड्रेट के उदाहरण। एग्जाम में बस यही ज़्यादा पूछा जाता है कि कौन सा मोनो है, इतने, बाकी ये बहुत कम पूछे जाते हैं। तो आप इसको ऊपर की हमारी इतने याद कर लीजिए, कौन से हमारे जो हमारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो कौन से डाइसाइक्रेट हैं या मोनोसाइक्रेट हैं। तो जो मोनोसाइक्रेट होते हैं हमारे ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, और जो डाइसाइक्रेट होते हैं हमारे वो सुक्रोज होते हैं, लैक्टोज होते हैं, मल्टोज होते हैं। और जो हमारा पॉली होते हैं पॉलीसैक्राइड, वो हमारे आइसोमॉल्ट होता है, मल्टोज होता है, सेरिप्टोल होता है, और जाइल्टोल होता है, और एरिथ्रिटोल होता है। ये हमारे इतने आप 3 याद कर लीजिए। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा ग्लूकोज है जिसे हम टेबल शुगर के नाम जानते हैं। टेबल शुगर हम किस कार्बोहाइड्रेट को हम टेबल शुगर के नाम जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर आपको पता है तो। ठीक है, ऐसा कौन सा कार्बोहाइड्रेट है या ग्लूकोज है जिसे हम टेबल शुगर के नाम से जानते हैं। टेबल, ठीक है, टेबल। तो कमेंट बॉक्स में छापिएगा। ये शॉर्ट वीडियो था, ऐसे ही वीडियो बनाकर आपको लाएंगे। अगला हम सोच रहे हैं वीडियो बनाएंगे जो वो दिवस का रहेगा, यानी कि कौन से महत्वपूर्ण दिवस होते हैं, किस दिवस को मनाए जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आज जो क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो।